डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और ये हमेशा एग्ज़ाम में आता है आपका। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम 3 या 4 मार्क्स में हमेशा ये आपका एग्ज़ाम में आता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपको ये वीडियो बहुत ही केयरफुली देखना है और इसके टॉपिक को जो है आपको केयरफुली अंडरस्टैंड करना है, और इसके एग्जांपल्स जो हैं वो भी आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द वेक्टर सम ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑल द बॉडीज ऑफ द सिस्टम is conserved and is not affected due to the internal motion, mutual action and reaction। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में क्या होता है कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि अगर आपके पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, तो आइसोलेटेड सिस्टम का भी हमने बताया ऐसा सिस्टम जिस पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम आपका एक ऐसा सिस्टम होता है जिस पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स आपका ज़ीरो होता है। तो अगर कोई आपका ऐसा सिस्टम है जिस पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स आपका ज़ीरो है, उस केस में क्या होगा? वेक्टर सम ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑल द बॉडीज़ ऑफ द सिस्टम, कि उस सिस्टम के अंदर जितनी भी बॉडीज़ हैं उन सब बॉडीज़ के लीनियर मोमेंटम का जो सम होगा वो आपका कंजर्व होगा। ठीक है, एंड इज़ नॉट अफेक्टेड ड्यू टू देयर म्यूचुअल एक्शन एंड रिएक्शन। तो वो उनके बीच के जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं उनके म्यूचुअल एक्शन एंड रिएक्शन पे वो आपका डिपेंड नहीं करेगा। यानी कि मान लो यहाँ पे कोई बॉडी ए है, यहाँ पे कोई बॉडी बी है, तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो आपका एफ बी ए है और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो आपका एफ ए बी है। तो यानी कि ये वाले जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को अफेक्ट नहीं करते, क्योंकि ये फोर्सेज आपके कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया है कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या हो गया कि अगर आपके पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, ऐसा सिस्टम जिस पे लगने वाले एक्सटर्नल फोर्सेस आपके जीरो होंगे, उस केस में ठीक है बॉडीज़ के जितने भी आपके बॉडीज़ जितने भी हैं आपके सिस्टम के अंदर, ठीक है, जितने भी पार्टिकल्स हैं या जितनी भी बॉडीज़ हैं, तो उनका जो लीनियर मोमेंटम का जो सम होगा, उनका जो लीनियर मोमेंटम है वो आपका कंजर्व होगा एंड इज़ नॉट अफेक्टेड ड्यू टू द म्यूचुअल एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, तो फिर इसमें ये बताया गया है दस इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है कि ऐसा सिस्टम जिस पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स जो है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, म्यूचुअल फोर्सेस बिटवीन पेयर्स ऑफ द पार्टिकल इन द सिस्टम, तो वो कह रहे हैं कि म्यूचुअल फोर्सेस बिटवीन pair particles in the system can cause change in linear momentum of individual particle, but as the mutual forces for each pair are equal and opposite, their linear momentum cancels out in pairs, ठीक है, and their linear momentum remains unchanged। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया है कि आइसोलेटेड सिस्टम आपका ऐसा सिस्टम होगा जिसपे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आपका नहीं लगेगा। ठीक है, तो उसने कहा है कि अगर म्यूचुअल फोर्सेस आपके लग भी रहे हैं तो उनकी वजह से जो है म्यूचुअल फोर्सेस की वजह से सिस्टम के जो है उसमें लीनियर मोमेंटम जो है वो चेंज हो सकता है, लेकिन ये वाले जो फोर्सेस होते हैं ये आपके इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। इसकी वजह से इनके जो लीनियर मोमेंटम में जो चेंज आया है वो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे उस वाले वीडियो में अभी हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ वाला जो वीडियो दिया था, न्यूटन्स के थर्ड लॉ के बारे में, जहाँ पे हमने डिफाइन किया था, तो उसमें हमने यही सपोज किया था कि मान लो बॉडी ए में के लीनियर मोमेंटम में डेल्टा P1 चेंज आया है और बॉडी पी के लीनियर मोमेंटम में डेल्टा P2 चेंज आया है, तो डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 की वैल्यू हमने किसके बराबर लिखी थी? ज़ीरो के बराबर लिखी थी। ठीक है, तो इसको प्रूफ करना है। दिस प्रिंसिपल हैंस द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरेक्टिंग पार्टिकल जो होता है वो आपका कंजर्व होता है। तो इसको हम प्रूफ करेंगे अब। ठीक है, तो ये जो हमने कहा है यहाँ पे, ये जो चीज़ें हमने लिखी हैं यहाँ पे कि जो आपके म्यूचुअल फोर्सेस हैं बिटवीन पेयर पार्टिकल्स इन द सिस्टम कैन कॉज चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल, बट फॉर ईच पेयर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लीनियर मोमेंटम कैंसल्स इन पेयर। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे प्रूफ करके दिखानी है।
तो यहाँ पे ये फिर इसमें प्रूफ आपको गिवन है, ठीक है। लेट अस कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो मान लो हमारे पास कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम जिस पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स आपका 0 है, और इसमें जो है आपकी दो बॉडीज़ हैं, पहली बॉडी जो है बॉडी ए और दूसरी बॉडी जो है बॉडी बी है, ठीक है, विद देयर इनिशियल मोमेंटम। तो पहली बॉडी का जो इनिशियल मोमेंटम है, वो है आपका पी ए वेक्टर, और बॉडी बी का जो इनिशियल मोमेंटम है वो है आपका पी बी वेक्टर। अभी हमने ये जो बात कही है ऊपर कि आइसोलेटेड सिस्टम में जो अगर इनके मोमेंटम में अगर चेंज आ भी जाता है तो वो भी चेंज इन मोमेंटम जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि फोर्सेस आपके इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। तो वही चीज़ हम इस प्रूफ करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम दो बॉडीज से कोई भी एक ऐसा सिस्टम ले रहे हैं, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, जिसमें आपकी दो बॉडीज़ हैं, केवल दो ही बॉडीज़ हैं उसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो पहली बॉडी का जो इनिशियल मोमेंटम है वो है आपका पी ए वेक्टर, और दूसरी बॉडी का जो इनिशियल मोमेंटम है वो है आपका पी बी वेक्टर, ठीक है। तो मान लो थोड़े टाइम के लिए ये आपकी कोलाइड कर जाती हैं, तो थोड़े टाइम के लिए ये आपकी कोलाइड कर जाती हैं, स्मॉल टाइम के लिए, डेल्टा टी टाइम के लिए ये आपकी कोलाइड करती हैं, उसके बाद फिर ये आपकी सेपरेट हो जाती हैं, ठीक है, और सेपरेट हो जाती हैं। तो जैसे कि मान लो ये पहली बॉडी आ रही थी और ये दूसरी बॉडी आ रही थी, ठीक है। तो पहली बॉडी का जो इनिशियल मोमेंटम था ये पी ए था, दूसरी बॉडी का जो इनिशियल मोमेंटम था ये आपका पी बी था। कोलाइड करने के बाद ये फिर आपकी सेपरेट हो गई। तो मान लो ये ए वाली ऐसे जा रही है और बी वाली ऐसे जा रही है, तो इनकी वेलोसिटी जो है चेंज हो जाएगी और मोमेंटम जो है वो आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी कोलाइड करी हैं, तो दे सेपरेट। तो पी जो बॉडी ए था, जो बॉडी ए है उसका जो फाइनल मोमेंटम हो गया वो हो गया आपका पी ए डैश, और बॉडी बी का जो फाइनल मोमेंटम हो गया वो हो गया आपके पास पी बी डैश, ठीक है। तो बॉडी ए का जो इनिशियल मोमेंटम है वो है आपका पी ए, फिर वो बी के साथ कोलाइड करती है और बी के साथ कोलाइड करके उसका मोमेंटम चेंज हो जाता है, और फाइनल मोमेंटम उसका कितना हो जाता है पी डैश ए वेक्टर। ऐसे ही जो बॉडी बी है उसका इनिशियल मोमेंटम है आपका पी बी वेक्टर, फिर वो बॉडी ए के साथ कोलाइड करती है, बॉडी ए के साथ कोलाइड करके उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, मोमेंटम चेंज हो जाता है, ठीक है। तो मोमेंटम चेंज होकर जो उसका फाइनल मोमेंटम है वो है आपका पी बी डैश, ठीक है। तो ये बॉडी ए का इनिशियल मोमेंटम और बॉडी ए का फाइनल मोमेंटम, बॉडी बी का इनिशियल मोमेंटम और बॉडी बी का फाइनल मोमेंटम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या गिवन है, एफ ए बी क्या है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, यानी कि ए पे कितना फोर्स लगा है बी की वजह से, और एफ बी ए क्या है, बी पे कितना फोर्स लगा है ए की वजह से, ठीक है। तो न्यूटन अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऑफ क्या कहता है कि दोनों फोर्सेस जो हैं वो आपके बराबर हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम निकालना है। तो हमें ये दिखाना है कि जो इनिशियल मोमेंटम है, हम इसमें क्या प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं, हम इसमें ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों के जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या आएंगे, आपके सेम आएंगे, यानी कि कोलिजन से पहले का मोमेंटम और कोलिजन के बाद का मोमेंटम जो आएगा दोनों बॉडीज़ का वो सेम आएगा। हम इस चीज़ को प्रूफ करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम अगर देखें चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ ए, यानी कि ए के मोमेंटम में कितना चेंज आया, तो हम यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं, पी ए डैश माइनस पी ए। तो पी ए डैश जो है वो ए का फाइनल मोमेंटम है और पी ए जो है वो उसका इनिशियल मोमेंटम है। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, उसको हम क्या लिखेंगे, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। और हमें पता है लीनियर मोमेंटम जो होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम वो किसके बराबर होता है, आपका फोर्स इंटू टाइम के बराबर होता है, ठीक है। तो जो चेंज इन लीनियर मोमेंटम होगा वो फोर्स इंटू टाइम के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे कौन सा फोर्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे ए के मोमेंटम में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे फोर्स आएगा आपका एफ ए बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। तो यानी कि जो एफ के मोमेंटम में चेंज आएगा वो तभी आएगा जब एफ पे फोर्स लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स आएगा वो आएगा आपका एफ ए बी, यानी कि फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, और कितने टाइम के लिए लग रहा है ये टाइम आपका टी, ठीक है।
तो फोर्स इंटू टाइम जो होगा वो आपका चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर होगा, और वो किसके बराबर आएगा आपका पी ए डैश माइनस पी ए। सिमिलरली अब हम देखेंगे कि बी के लीनियर मोमेंटम में कितना चेंज आया है। तो बी के लीनियर मोमेंटम में जो चेंज होगा उसको हम कैसे लिखेंगे, पी बी डैश जो है वो बी का फाइनल मोमेंटम है और पी बी जो है वो बी का इनिशियल मोमेंटम है। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो उसके चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर होगा। अब चेंज इन लीनियर मोमेंटम को हम क्या लिखेंगे, फोर्स इनटू टाइम। फोर्स तो है हमारे पास एफ और टाइम है हमारे पास डेल्टा टी। अब हम यहाँ पे कौन सा फोर्स लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे किसके मोमेंटम में चेंज हो रहा है, बॉडी बी के मोमेंटम में चेंज हो रहा है, तो यानी कि फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ठीक है, तो यहाँ पे जो आएगा आपका एफ बी ए इंटू डेल्टा टी। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमने लिखा, ठीक है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पी ए डैश माइनस पी ए जो होगा वो एफ ए बी इंटू डेल्टा टी के बराबर होगा, और चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ बी यानी कि पी बी डैश माइनस पी बी जो है वो एफ ए बी इंटू डेल्टा टी के बराबर होगा। लेकिन न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है कि ये वाले जो दोनों फोर्सेस होंगे ये आपके इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, यानी कि एफ ए बी की जो वैल्यू आएगी वो माइनस ऑफ एफ बी ए के बराबर होगी। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर आपके पास, तो ये वाली जो लेफ़्ट साइड है, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया पी ए डैश माइनस पी ए। तो ये राइट साइड के बराबर अगर हम इसकी वैल्यू लिखें यहाँ पे, तो डेल्टा टी से जो है डेल्टा टी आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आएगा आपका माइनस के साथ आएगा पी बी डैश माइनस पी बी। तो यहाँ पे हमने एफ ए बी की वैल्यू लिख दी, माइनस ऑफ एफ बी ए की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके आएगा, तो पी बी डैश को हम यहाँ पे ले जाएंगे, तो पी बी जो डैश को हम यहाँ पे ले आएंगे और पी ए को जो है हम यहाँ पे ले जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे पी ए डैश प्लस पी बी डैश इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ठीक है, पी ए डैश प्लस पी बी डैश क्या है, ये आपका पी ए डैश जो है यहाँ पे, ठीक है, पी ए डैश क्या है यहाँ पे, बॉडी ए का फाइनल मोमेंटम, और पी बी डैश क्या है, बॉडी बी का फाइनल मोमेंटम, और पी ए क्या है, बॉडी ए का इनिशियल मोमेंटम, और पी बी क्या है, बॉडी बी का इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, तो यानी कि बॉडी ए और बॉडी बी का जो फाइनल मोमेंटम है वो बॉडी ए और बॉडी बी के इनिशियल मोमेंटम के बराबर है। इसका मतलब कोलिजन से पहले का मोमेंटम दोनों बॉडीज़ का और कोलिजन के बाद का मोमेंटम दोनों बॉडीज़ का वो क्या होता है, वो आपका सेम है, वो कंजर्व है, वो आपका कांस्टेंट है। वो आपके म्यूचुअल फोर्सेस की वजह से जो आपके एक दूसरे पे जो फोर्स लगते हैं, अगर मोमेंटम में कोई चेंज आ भी जाता है, वेलोसिटी में कोई चेंज आ भी जाता है इंटरेक्शन की वजह से, तो उनमें कोई भी चेंज आपका नहीं आता। तो ये हमने इसमें प्रूव किया है आपका प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में हमने यही प्रूव किया है आपका वेक्टर सम ऑफ लीनियर। ठीक है, यही हमने इसमें प्रूव किया है कि अगर आपके पास कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है तो सब की बॉडीज़ के जितने भी लीनियर मोमेंटम होंगे उन सब का सम जो होगा वो कंजर्व होगा। यही हमने इसमें प्रूव किया है कि अगर आपके पास कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है तो सिस्टम के अंदर आपकी जितनी भी बॉडीज़ हैं उन सब का जो लीनियर मोमेंटम का सम होगा वो किसके बराबर आएगा, कांस्टेंट आएगा। यानी कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम जो है वो आपका कांस्टेंट आएगा। तो अगर हमारे पास म्यूचुअल इंटरेक्शन और एक्शन हो भी रहा है, यानी कि अगर मान लो कोई भी दो बॉडीज आपकी कोलाइड कर भी जाती हैं और कोलाइड करने की वजह से उनके लीनियर मोमेंटम में चेंज आ भी जाता है, तो भी कोलिजन से पहले का मोमेंटम और कोलिजन के बाद का मोमेंटम बराबर होता है और वो हमेशा आपका कंजर्व रहता है। तो इसमें टोटल लीनियर मोमेंटम आइसोलेटेड सिस्टम का हमेशा आपका कंजर्व रहता है। फिर हमने ये आपका प्रूफ करके दिखाया कि दो बॉडीज़ हैं, दोनों इंटरेक्ट करती हैं डेल्टा टी टाइम के लिए। फिर दोनों के जो है हमने देखा कि इंटरेक्शन के दौरान उनके लीनियर मोमेंटम चेंज हो गए। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम चेंज होने से, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से, ये हमने फिर प्रूफ किया कि पी ए डैश प्लस पी बी डैश इज इक्वल टू पी ए वेक्टर प्लस पी बी वेक्टर, यानी कि कोलिजन से पहले का मोमेंटम। ठीक है, तो यानी कि टोटल फाइनल लीनियर मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज़ द टोटल इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम इसको हम कह सकते हैं कि ये आपका फाइनल मोमेंटम है और ये आपका इनिशियल मोमेंटम है। तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम आपका बराबर होगा।
ठीक है। और इसके लिए कंडीशन क्या है कि आपका जो सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड सिस्टम आपका होना चाहिए, और यानी कि उस पर लगने वाला जो एक्सटर्नल फोर्स है वो किसके बराबर होना चाहिए, ज़ीरो के बराबर। तो इसी को ही हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहते हैं। तो दिस लॉ होल्ड्स वेदर कोलिजन इज इलास्टिक और इन इलास्टिक। तो चाहे आपका कोलिजन इलास्टिक है चाहे इन इलास्टिक है, तो ये हमेशा आपका होता है। और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमेशा एग्ज़ाम में 3 मार्क्स का प्रूफ करने के लिए या 5 मार्क्स में आपको प्रूफ करने के लिए आता है, और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी आपके आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसमें दिया गया है दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज यूनिवर्सल। तो ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो होता है ये यूनिवर्सल होता है। इट अप्लाइज टू बोथ, ये दोनों पे अप्लाई करता है, माइक्रोस्कोपिक एज वेल एज मैक्रोस्कोपिक। यानी कि जो आपके माइक्रो का मतलब जो आपके स्मॉल ऑब्जेक्ट होते हैं, और मैक्रो का मतलब जो आपके बिग ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी कि सभी सिस्टम्स पे ये आपका इक्वली एप्लीकेबल होता है। ये लॉ आपका यूनिवर्सल होता है। माइक्रोस्कोपिक यानी कि बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट है उन पे भी ये अप्लाई करेगा, और मैक्रोस्कोपिक यानी कि जो आपके बिग ऑब्जेक्ट हैं उन पे भी ये आपका अप्लाई करता है। इसमें नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट आपका दिया गया है लीनियर मोमेंटम डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्योंकि अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो वेलोसिटी हैं वो आपकी अलग अलग होती हैं, और अगर वेलोसिटी अलग अलग हैं तो लीनियर मोमेंटम भी आपके अलग अलग होंगे। ठीक है। तो जो लीनियर मोमेंटम है वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। ऑब्जर्वर इन डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस फाइंड द डिफरेंट वैल्यू ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर कोई भी ऑब्जर्वर किसी बॉडी के लीनियर मोमेंटम को ऑब्जर्व करेगा तो वो उसको अलग अलग दिखाई देंगी, बट जो चेंज है वो उसका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दो लीनियर मोमेंटम डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यानी कि जो लीनियर मोमेंटम है वो तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, क्योंकि हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वेलोसिटी अलग अलग होती है और लीनियर मोमेंटम अलग अलग होता है। लेकिन ये जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है वो जो है वो आपका इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये आपका यूनिवर्सल होता है। नेक्स्ट इसमें है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपकी, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ये भी आपके बहुत ही हैं कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बहुत सारी जो है इसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमें बतानी है कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है वो आपका कहाँ कहाँ पे बेस्ड होगा। तो फर्स्ट इसमें दिया गया है रिकॉइलिंग ऑफ गन। ठीक है। रिकॉइलिंग ऑफ गन इसमें हम देखेंगे when a bullet is fired from a gun, तो जैसे ही हम गन में से कोई बुलेट को फायर करते हैं तो वो गन जो है वो पीछे की तरफ मूव करती है। रिकॉइल्स का मतलब कि वो जो गन है वो आपकी पीछे की तरफ मूव करती है। बुलेट उसमें आगे की तरफ जाती है, लेकिन वो जो गन है वो हमारी पीछे की तरफ जाती है। उसी को ही हम क्या कहते हैं, रिकॉइल्स, यानी कि गन जो है वो पीछे की तरफ जाएगी। तो अगर हम गन में से कोई बुलेट निकालते हैं तो बुलेट तो है वो आगे की तरफ जाती है, और ये गन जो है ये आपकी पीछे की तरफ जाती है। इसी को ही हम कहते हैं रिकॉइल ऑफ गन। गन का पीछे जाना, रिकॉइल ऑफ गन। ठीक है। तो व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन, द गन रिकॉइल्स, दैट इज मूव इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बुलेट। ठीक है। तो जो बुलेट है वो आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है और जो गन है वो आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। इसी को ही हम गन की रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं। इसमें फिर दिया गया है द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन कैन बी कैलकुलेटेड, कि जो गन की रिकॉइल वेलोसिटी है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे जो है हम इसको निकाल सकते हैं। तो अगर हमारा m1 क्या है, m1 जो है हमारा, m1 इज़ द मास ऑफ बुलेट। बुलेट का जो मास है वो हमारा m1 है, और m2 क्या है हमारी मास ऑफ गन
कि गन का जो मास है वो हमारा m2 है, ठीक है। और v1 क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, और v2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिकॉयल ऑफ गन, ठीक है। तो m1 जो है वो मास का बुलेट है और v1 जो है वो बुलेट की वेलोसिटी है, और गन का जो मास है वो m2 है और गन की जो रिकॉयल वेलोसिटी है वो v2 है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हमें v2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर दिया गया है बिफोर फायरिंग, फायरिंग से पहले, ठीक है। तो फायरिंग से पहले जो आपकी गन और बुलेट है, फायरिंग से पहले आपकी जो गन और बुलेट है दोनों ही क्या होती हैं आपकी, वो रेस्ट पोजीशन पे होती हैं, उनकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी, और उनका जो लीनियर मोमेंटम का सम होगा वो भी क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। तो बिफोर फायरिंग गन भी आपकी रेस्ट पे है, गन एंड बुलेट जो है बहुत आपकी रेस्ट पोजीशन पे हैं, दोनों की वेलोसिटी ज़ीरो होगी, और वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो इसका मतलब लीनियर मोमेंटम बिफोर फायरिंग, फायरिंग से पहले का जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या होगा आपका, ज़ीरो होगा, ठीक है। तो फायरिंग से पहले का दोनों का जो लीनियर मोमेंटम है वो आपका ज़ीरो होगा, और फायरिंग के बाद का जो लीनियर मोमेंटम होगा वो कितना होगा, m1v1 प्लस m2v2, ठीक है। तो फायरिंग से पहले क्योंकि दोनों रेस्ट में थी उनका मोमेंटम कितना है, ज़ीरो, क्योंकि वेलोसिटी ज़ीरो है तो मोमेंटम भी ज़ीरो होगा, और फाइनल कितना है, ठीक है। तो बुलेट का मास है m1, उसकी वेलोसिटी है v1, प्लस गन का मास है आपका m2 और वेलोसिटी है आपकी v2, तो ये फाइनल मोमेंटम हो गया। और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपका क्या कहता है कि फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम आपके बराबर होने चाहिए, यानी कि ये किसके बराबर होना चाहिए आपका, ज़ीरो के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं आपका कि जो m1v1 होगा वो किसके बराबर होगा आपका, माइनस ऑफ m2v2। तो यहाँ पे हमें v2 निकालनी है, v2 क्या है, गन की रिकॉइल वेलोसिटी, कि कितनी वेलोसिटी से जो गन है वो आपकी पीछे की तरफ मूव करती है, तो ये आएगा आपके पास माइनस ऑफ m1 अपॉन m2 इंटू v1, ठीक है। तो ये रिकॉइल वेलोसिटी है, तो m1 जो है ये आपकी बुलेट का मास है, और v1 जो है ये बुलेट की वेलोसिटी है, और m2 जो है ये आपका गन का मास है। तो इनकी वैल्यू को हम जो है यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि गन की रिकॉइल वेलोसिटी को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव साइन इसमें हमें क्या दिखा रहा है, नेगेटिव साइन हमें इसमें दिखा रहा है द वेलोसिटी ऑफ v2 इज़ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ v1। तो नेगेटिव साइन हमें बता रहा है कि ये जो आपकी बुलेट है ये आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, और ये जो गन है ये आपकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो दोनों की डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। देयरफॉर अब हम यहाँ पे अगर हम देखें कि जो v2 है और वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m2 है, यानी कि गन का मास जितना ज़्यादा होगा, क्योंकि गन का मास क्या है यहाँ पे बहुत भारी होती है, गन जो है हमारी वो बहुत भारी होती है, तो गन का मास जितना ज़्यादा होगा उतनी ही रिकॉइल वेलोसिटी आपकी कम होगी, क्योंकि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर गन का ये हमारा जो है ये गन का मास है, क्योंकि गन का मास जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी कि m2 जो है वो ज़्यादा होता है, इसीलिए रिकॉइल वेलोसिटी जो गन की है वो काफ़ी कम होती है, क्योंकि दोनों जो हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि गन हैवी होती है इसलिए रिकॉइल वेलोसिटी आपकी कम है, क्योंकि दोनों में इन्वर्स रिलेशन है यहाँ पे, ठीक है। तो यही चीज़ आपकी यहाँ पे बताई गई है कि जो v2 है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m2 होता है। इट मीन्स जितनी ज़्यादा आपकी हैवी गन होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी रिकॉइल वेलोसिटी कम होगी, और जितनी हल्की आपकी गन होगी उसकी रिकॉइल वेलोसिटी जो है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। नेक्स्ट इसमें दिया गया एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ पे गिवन है आपको, ये इसमें पॉइंट नंबर 2 गिवन है, व्हेन फायरिंग द गन मस्ट बी हेल्ड, कि जब भी फायरिंग की जाती है द गन मस्ट बी हेल्ड टाइटली टू द शोल्डर, कि जब भी हम गन को फायर करते हैं तो गन को अपने शोल्डर से जो है टाइटली पकड़ के रखना चाहिए। अगर हम टाइटली नहीं पकड़ेंगे तो हमारा जो शोल्डर है वो हमारा इंजर्ड भी हो सकता है, और हमें गन चलाते समय बहुत चोट भी लग सकती है, ठीक है। तो इसमें क्यों ऐसा होता है, व्हेन फायरिंग द गन मस्ट बी हेल्ड टाइटली टू द शोल्डर,
तो इसमें कहा गया कि जब भी आप फायरिंग करते हो तो गन को जो है कंधे से या अपने शोल्डर से टाइट पकड़ के रखना चाहिए। तो ऐसा क्यों होगा? तो इसमें फिर हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का क्या रोल है। दिस वुड सेव द हर्टिंग द, तो यहाँ से जो हमारा शोल्डर है ये उसको हर्ट करने से बचाएगी। तो जैसे ही हम गन को टाइट रखेंगे, ठीक है, तो द बॉडी ऑफ द शूटर एंड द गन वी बिहेव एज द वन बॉडी एंड द टोटल मास बिकम्स वेरी लार्ज एंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एंड द गन बिकम्स टू स्मॉल। ठीक है, इस वाले एग्जाम्पल से। ठीक है, तो इसमें ये वाला दिया गया है यहाँ पे कि जैसे ही हम कंधे से, ये पहले तो ये गन है और गन को जो है अगर हम अपने शोल्डर से टाइट बना लेंगे तो ये पूरी आपकी एक बॉडी बन जाएगी। ठीक है, तो ये जो आपकी हमारी बॉडी है और ये जो आपकी गन है ये दोनों मिलके आपकी एक हो जाएंगी। तो यानी कि ये जो इस वाले मास में फिर हमारी बॉडी का मास भी इंक्लूड हो जाएगा, इसमें गन का मास भी आ जाएगा और हमारी बॉडी का मास भी आ जाएगा, क्योंकि जब हम गन को अपनी शोल्डर से कनेक्ट करेंगे तो हमारी बॉडी और जो गन है वो टोटल एक बॉडी बन जाएगी। तो इस वाले M2 में गन का मास भी आएगा प्लस हमारी बॉडी का मास भी आएगा। तो इस M2 की वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगी और ये जो रिकॉइल वेलोसिटी है इसकी वैल्यू आपकी बहुत ही कम हो जाएगी। तो ये ऐसा इसीलिए करते हैं रिकॉइल वेलोसिटी को कम करने के लिए, ताकि बंदूक चलाने से जो आपको झटका लगता है, बंदूक का जो झटका लगता है वो आपको कम से कम लगे, उसके झटके को कम करने के लिए। ठीक है, क्योंकि टोटल मास की वैल्यू को बढ़ाने के लिए हम उसको अपनी बॉडी के साथ में कनेक्ट करते हैं। फिर इसमें पॉइंट नंबर 3 आपका दिया गया है फ्लाइट ऑफ द रॉकेट एंड द जेट प्लेन्स। ठीक है, तो जो रॉकेट के अंदर या जेट प्लेन्स के अंदर आपका जो फ्यूल बर्न होता है, ये अभी हमने पहले भी बताया न्यूटन्स थर्ड लॉ के एग्जांपल्स में। तो इसमें जो है आपकी बहुत ही गैसेस निकलती हैं, बहुत गर्म गैसेस निकलती हैं और हाईली कंप्रेस्ड का मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रेशर वाली गैस आपकी निकलती हैं और बहुत ही छोटे से होल में से निकलती हैं जिसको हम नोज़ल कहते हैं, और वो जो है आपकी नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में निकलती हैं। ठीक है, एस्केपिंग गैसेस एक्वायर, जो आपकी गैसेस निकल रही हैं उनका बैकवर्ड मोमेंटम है। ठीक है, तो इनका जो मोमेंटम होता है वो बैकवर्ड मोमेंटम होता है और दे इन टर्न इम्पार्ट्स इक्वल फॉरवर्ड मोमेंटम टू द रॉकेट। तो ये रॉकेट को क्या देती हैं, रॉकेट को फॉरवर्ड मोमेंटम जो है ये देती हैं। ठीक है, तो यानी कि जो आपकी गैसेस निकल रही हैं, तो जो आपकी बहुत ही ज़्यादा प्रेशर वाली गैसेस निकल रही हैं वो आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती हैं और जो आपका रॉकेट है वो आपका अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, तो यानी कि जो रॉकेट है वो गैसेस पे नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो गैसेस होंगी वो रॉकेट पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगी। ठीक है, तो यानी कि दोनों का जो लीनियर मोमेंटम है वो आपका कंजर्व रहेगा। इसमें फिर ये आपको दिया गया है पॉइंट नंबर 4 व्हेन ए मैन, पॉइंट नंबर 4 आपको दिया गया है व्हेन ए मैन जंप्स आउट ऑफ द बोट। ठीक है, तो जब भी हम नदी के किनारे पे बोट में से उतरना चाहते हैं तो हम जो है अपने पैर से बोट को पीछे की तरफ धकेलते हैं। ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो हम जो है बोट को वो पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में अपने पैर से धकेलते हैं, बदले में जो बोट है हमारे पैर को वो आगे की तरफ फॉरवर्ड मोमेंटम प्रोवाइड करती है। तो इसमें भी क्या है, एक तरफ का बैकवर्ड मोमेंटम और एक तरफ आपका फॉरवर्ड मोमेंटम, तो दोनों आपके क्या होते हैं, इट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो दोनों मोमेंटम जो होते हैं वो आपके कंजर्व होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें फिर आपको दिया गया है थर्ड लॉ इज कंटेन्ड इन द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये भी आपका एग्ज़ाम में आता है हमेशा 3 मार्क्स में आता है ये आपका, कि जो आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है, थर्ड लॉ इज़ कंटेन्ड इन द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नहीं, ये वाला है, सॉरी, ये वाला टॉपिक है इसमें हमारा कि सेकंड लॉ इज़ द रियल लॉ ऑफ मोशन, कि जो आपका सेकंड लॉ होता है वो आपका रियल लॉ ऑफ मोशन होता है। तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमें क्या बताना है कि सेकंड लॉ इज़ द रियल लॉ ऑफ मोशन, इसमें हमें ये बताना है कि जो सेकंड लॉ से हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को भी बता सकते हैं और सेकंड लॉ से हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी बता सकते हैं। तो इसीलिए जो आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो आपका रियल लॉ ऑफ मोशन होता है, यानी कि ये आपका एक्चुअल होता है। इसमें से आप फर्स्ट को भी बता सकते हो और इसमें से आप थर्ड को भी बता सकते हो। तो यही हमें इसमें बताना है। ठीक है, इट फर्स्ट लॉ इज़ कंटेन्ड इन द सेकंड लॉ
एंड द थर्ड लॉ इज कंटेन्ड इन द सेकेंड लॉ। यानी कि फर्स्ट लॉ को हम सेकेंड लॉ से बता सकते हैं और थर्ड लॉ को भी हम सेकेंड लॉ से बता सकते हैं। तो फिर न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने क्या, सेकेंड लॉ क्या होता है कि एफ इजिकल टू एम में, ठीक है। तो अगर हम बॉडी पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो अगर कोई भी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो एफ़ की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो, और एम ए की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो अगर एफ़ की वैल्यू ज़ीरो है, इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़ीरो है, तो यही आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है, ठीक है। तो अगर बॉडी पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आपका, तो यही आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है कि अगर उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आपका नहीं लगता तो कोई भी उसमें एक्सेलरेशन नहीं होता। इसका मतलब अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहती है, और अगर वो आपकी यूनिफॉर्म मोशन में मूव करती है तो वो आपकी यूनिफॉर्म मोशन में ही मूव करेगी। इसके बाद फिर हमें बताना है कि जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन में जो है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से अब हमें थर्ड लॉ ऑफ मोशन प्रूफ करना है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हमें क्या प्रूफ करना है, इसमें हमें ये प्रूफ करना है कि जो एफ ए बी है वो किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ एफ बी ए। तो सेकंड लॉ से हमें ये प्रूफ करना है कि एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए। तो थर्ड लॉ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमें ये प्रूफ करना है। तो इसमें हमें क्या बताना है कि थर्ड लॉ इज़ कंटेन्ड इन द सेकंड लॉ, कि सेकंड लॉ के अंदर आपका थर्ड लॉ भी कंटेन्ड होता है। तो इसमें हमने प्रूफ कर लिया, कोई भी आपका आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम में आपकी दो बॉडीज़ हैं ए एंड बी, और दोनों जो हैं वो आपकी कोलाइड कर रही हैं। तो बॉडी ए जो है वो बॉडी बी पे कितना फोर्स लगा रही है, F1 फोर्स लगा रही है, कितने टाइम के लिए, डेल्टा टी टाइम के लिए, ठीक है। सिमिलरली एक्सर्ट ए फोर्स F2 ऑन द बॉडी ए, ठीक है। तो बॉडी बी जो है वो कितना फोर्स लगा रही है आपका F2 ऑन द बॉडी ए, और कितने टाइम के लिए, डेल्टा टी टाइम के लिए, ठीक है। तो फिर हमें देखना है कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम हमें पता है किसके बराबर होता है, कि जो चेंज इन लीनियर मोमेंटम होता है वो आपका फोर्स इनटू टाइम के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर हमें देखना है बी के लीनियर मोमेंटम में कितना चेंज आया है, तो बी के लीनियर मोमेंटम में कितना चेंज आया है, बी पे कितना फोर्स लग रहा है, तो बी पे कितना फोर्स लग रहा है आपका F1 लग रहा है, और कितने टाइम के लिए, डेल्टा टी टाइम के लिए, ठीक है। और चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ ए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ बी किसके बराबर होगा, बी पे कितना फोर्स लग रहा है F1, और कितने टाइम के लिए लग रहा है, डेल्टा टी टाइम के लिए। ऐसे ही हमें ए पे लगने वाला चेंज इन लीनियर मोमेंटम निकालना है। तो ए पे कितना लग रहा है आपका लीनियर मोमेंटम चेंज ए, ठीक है। तो इस पर कितना फोर्स लग रहा है आपका F2, और कितने टाइम के लिए लग रहा है, डेल्टा टी टाइम के लिए। तो हमने ए के लीनियर मोमेंटम में भी चेंज निकाल लिया, और बी के लीनियर मोमेंटम में भी चेंज निकाल लिया, और ए के लीनियर मोमेंटम में भी चेंज निकाल लिया। तो अगर हमें टोटल लिखना है, तो टोटल के लिए अगर हमें टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम लिखना है तो हम इसको सम करेंगे और इसको सम करेंगे, तो यानी कि जो टोटल चेंज हो गया वो हमारा इसके बराबर हो गया। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब कि उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आपका नहीं लग रहा है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब कि उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो उसका जो चेंज इन लीनियर मोमेंटम होगा, ठीक है। अगर हमें पता है F किसके बराबर होता है, dp/dt के बराबर, ठीक है। तो अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है उस पर, तो dp/dt किसके बराबर होगा, ज़ीरो के बराबर होगा। यानी कि जो चेंज इन लीनियर मोमेंटम है, dp/dt का क्या मतलब है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम जो होगा वो ज़ीरो के बराबर होगा। तो यहाँ पे हमने चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या निकाला है, ये निकाला हमने चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, ये ज़ीरो के बराबर होगा। इसका मतलब डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो F1 जो है वो किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ F2। तो F1 को अगर हम एक्शन माने तो F2 क्या होगी आपकी, रिएक्शन, ठीक है। इसका मतलब कि एक्शन इज़ इक्वल एंड अपोजिट टू द रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ से हमने प्रूफ किया कि दैट इज़ वाई सेकेंड लॉ इज़ द रियल लॉ ऑफ मोशन। तो इसमें सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की जो फर्स्ट लॉ है उसको भी हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से निकाल सकते हैं, और जो आपका सेकेंड लॉ है वो भी हमने इससे निकाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस वाले वीडियो में हमने, ये वाला वीडियो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है
इस वाले वीडियो में हमने निकाला कि जो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, उसको उसकी स्टेटमेंट हमने बताई, उसको हमने कैसे प्रूफ करेंगे वो हमने बताया, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने बताए। उसके बाद उसकी क्या क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होती हैं, कैसे हम गन की रिकॉइल वेलोसिटी को निकाल सकते हैं, ठीक है, कैसे जो है हमें फायरिंग करते समय बंदूक को अपने कंधे से टाइट पकड़ना चाहिए, जो रॉकेट्स और जेट इंजन्स हैं वो कैसे आपके फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे एग्जांपल्स आपको यहाँ पे बताए। और लास्ट टॉपिक हमने यहाँ पे बताया कि जो आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है, रियल लॉ ऑफ मोशन होता है। थैंक यू।